नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर वेंद्र मैथ में। दोस्तों आज हम भारतीय इतिहास का टॉपिक जो वैदिक सभ्यता है उसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों हम जो वीडियोस बना रहे हैं उनमें हम कंप्लीट टॉपिक वाइज कोर्स कर रहे हैं जीएस का, जो कि 1 बाय 1 नेक्स्ट चैप्टर आते जाएंगे और आपको नए नए चैप्टर मिलते जाएंगे। आज का जो चैप्टर है दोस्तों वो है वैदिक सभ्यता। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमारे परमेंद्र मैथ पर आपको सारी की सारी जो वीडियोस है वो मिल जाएगी दोस्तों। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इन टॉपिक से रिलेटेड वो यहाँ पर कंप्लीट आएंगे। साथ में हम एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे जो यहाँ पर नीड होगी। ठीक है दोस्तों, जो आपके सारे जो एग्जाम हैं, आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, पीटीटी, सीटेट या फिर कोई भी आपका स्टेट एग्जाम, उसके लिए वो आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय पटल पर आर्य लगभग के बीच उभरे। जो आर्य थे वो कब आए थे भारत के अंदर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से सारे आंसर गलत हैं, क्योंकि आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ था दोस्तों वो लगभग 1500 ईसा पूर्व हुआ था। तो इसमें आंसर वो नहीं है, इसलिए इसके सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। और जनरली दोस्तों जो इनका आगमन है वो माना जाता है कि ये आकर सबसे पहले सिंधु प्रदेश में बसे थे। सिंधु प्रदेश में सबसे पहले बसे थे। फिर ये उत्तर वैदिक काल में इनका जो प्रसार था वो गंगा नदी तक हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य कब भारत आए? दोस्तों इसका राइट आंसर है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जो जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहाँ आए थे? ये दोस्तों कहाँ से आए थे? ठीक है, इसका मतलब कहाँ से आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य एशिया। जो आर्य लोग थे वो भारत में मध्य एशिया से आए थे। दोस्तों ये जनरली जो ये क्वेश्चन है ना ये विवादास्पद है। विवादास्पद ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इनके बारे में जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है अच्छे से। तो दोस्तों लेकिन जो सबकी अपनी अपनी अवधारणाएं होती है, उनमें से जो एक अवधारणा थी वो थी दोस्तों मैक्स मूलर की। मैक्स मूलर की अवधारणा थी, उसके अनुसार जो आर्य था उनका आगमन मध्य एशिया से माना जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य एशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आक्रमणकारी। दोस्तों जो आर्य थे वो जनरली क्या था, जनसंख्या वृद्धि और चारागाहों की खोज में अपने देश से निकले थे। फिर वो धीरे धीरे उन्होंने जब वो हमारे भारत में पहुंचे तो उन्होंने आक्रमण करके यहाँ पर अपना निवास बनाया। इसलिए जो इनका मुख्य जो इसका आंसर है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे, तो वो हो जाएगा आक्रमणकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है। इसको सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है और इसकी जो रचना है दोस्तों वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, यह हुई थी। अब उत्तर वैदिक काल में, इसके बाद में जो उत्तर वैदिक काल आता है उसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत। ऋग्वेद आर्य जो थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि यही उनके बीच सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। साथ में उन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो भी इसी भाषा में लिखे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी का जिक्र था। सबसे प्राचीन नदी का जो जिक्र था ऋग्वेद में कौन सी थी? दोस्तों वो थी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, सरस्वती। दोस्तों सरस्वती जो थी वो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी थी और इसको सबसे पवित्र नदी भी इसमें माना जाता था, और इसी के कारण इसे नदियों में श्रेष्ठ तथा नदियों की माता भी कहा जाता था। नदियों की माता भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। हालांकि दोस्तों जो आर्यों की जो सबसे प्रमुख नदी थी वो सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में बहुत बार वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो पवित्र नदी है वो सरस्वती मानी गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई। ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सामवेद। दोस्तों जो था भारतीय शास्त्रीय संगीत, उसके सिद्धांत की जो विवेचना थी वो आपके सामवेद में की गई थी। ठीक है दोस्तों, और जो ऋग्वेद था उससे आपके अधिकांश मंत्र लिए गए थे। अब जिनका उच्चारण क्या करते थे, यज्ञ के टाइम पर किया जाता था, और जो उच्चारण करने वाला था उसको उद्गाता कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद में मंत्र होते थे, जो मंत्रों का उच्चारण करता था यज्ञ समय उसको उद्गाता कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और जो शास्त्रीय संगीत की सिद्धांत की विवेचना थी वो आपके सामवेद में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादू टोनों का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद।
दोस्तों जो जादू टोना था वो अर्थव वेद में इसका अध्ययन किया जाता था। अब इसमें क्या होता था, रीति रिवाज भी थे आपके, जैसे जादू टोना चिकित्सा, इन सभी का जो था उनका संबंध आपके अर्थववेद से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, तांबा। दोस्तों वैदिक काल के प्रारंभ में क्या हुआ था, सर्वप्रथम धातु थी कौन सी, एक ही धातु थी, तांबा। फिर उत्तर वैदिक काल में बाद में जब चांदी और सोना तथा लोहा जो थी उन धातुओं का प्रयोग होने लगा, लेकिन सबसे पहली धातु तांबा थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी की जो धातु थी वो उत्तर वैदिक काल में थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्राह्मण जैसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, ब्राह्मण जो है हमारे वर्ग में श्रेष्ठ वर्ग माने जाते हैं, ये हम सबको पता है। तो उनकी जड़ें कहाँ थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होता था, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो ज़्यादा कठोर नहीं थी। अब इसी कारण वहाँ पर जो थी इनकी जड़ें नहीं बन पाई। अब फिर क्या होता है, लेकिन जो वर्तमान में जो ब्राह्मणवाद है, जो उसका जो स्वरूप है, जो स्मृति काल है, वो जनरली 200 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी माना जाता है। और इस जो ये जो युग है ये ईसा युग था। ठीक है, ईसा युग की प्रारंभिक शताब्दियां इसको मानी जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मनु। दोस्तों प्राचीन हिंदू विधि का जो लेखक था वो मनु को कहा जाता था। अब इनकी एक कृति थी, वो कृति क्या थी दोस्तों? मनु स्मृति। ठीक है दोस्तों, मनुस्मृति, ये आपको याद रखना है। और ये हिंदू विधि का सबसे प्राचीनतम स्रोत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक जो थी मिताश्रा, वो किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विज्ञानेश्वर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विज्ञानेश्वर। अब हिंदू विधि की जो पुस्तक थी मिताक्षरा, इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। और ये थी ये ये याज्ञवल्क्य स्मृति का जो था टीका ग्रंथ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। इसमें राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है डी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। इसका मतलब है दोस्तों, जो अनुलोम विवाह होता है उसका मतलब होता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो ज़्यादा कठोर नहीं थी। इट मीन्स क्या दोस्तों, कि जो उच्च वर्ण था, उच्च वर्ण का जो पुरुष होता था वो कनिष्ठ वर्ण की लड़की से विवाह कर सकता था। इसी को हम अनुलोम विवाह कहते हैं, और ये प्रचलित थी वैदिक युग में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? ए, केदारखंड, कुर्मांचल, जालंधर या गढ़देश? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, केदारखंड। तो दोस्तों क्या था, स्कंद पुराण में जो गढ़वाल थे उनको केदारखंड, और जो कुमाऊं, इनको जाना जाता था दोस्तों मानखंड के नाम से, मानखंड से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, और जो प्राचीन था, जितने भी प्राचीन साहित्य हैं उनमें जो गढ़वाल और जो कुमाऊं हैं उनको सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपका इसका राइट आंसर है ए, केदारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द निष्क का जो अर्थ है वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। बाद में किस रूप में वो प्रयोग हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, सिक्का। जो शब्द बाद पहले निष्क था, वैदिक काल में आभूषण के लिए प्रयोग होता था, वो बाद में सिक्के के लिए प्रयोग में किया जाने लगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख जो देवता हैं वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंद्र। दोस्तों इंद्र जो है वो ऋग्वेद का प्रमुख देवता माने जाते हैं। इंद्र को जो है दोस्तों विश्व का स्वामी भी कहा जाता है, और उन्हें दोस्तों पुरंदर की संज्ञा दी गई है। किसकी? पुरंदर की। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और जो लगभग इसमें अपन ऋग्वेद, जो आपका ऋग्वेद होता है ऋग्वेद, उसमें दोस्तों 250 सूक्तों में जो है इंद्र का वर्णन किया गया है, 250 सूक्तों में ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। वैदिक देवता इंद्रेश्वर थे। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, अग्नि के।
जो वैदिक देवता इंद्रेश्वर थे वो अग्नि के देवता थे। ठीक है, अब इस ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है, आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो क्या, अब ऋग्वेद में जो थे वो 200 श्लोक थे। ठीक है दोस्तों, और सर्वाधिक बार जो देवता, प्रमुख देवता का जिक्र किया गया था वो इंद्र देवता थे, लेकिन जिनके बारे में टोटल 250 श्लोक थे। इंद्र देवता के बारे में 250 श्लोक थे, लेकिन क्या है यहाँ पर ऑप्शन में वो नहीं थे, इसलिए हमने इस उत्तर को सही माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्रेश्वर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, वर्षा एवं वज्र के। दोस्तों जो वैदिक देवता इंद्र थे उनको वर्षा का देवता कहा जाता है, वर्षा का, और उनका जो प्रिय अस्त्र था वो वज्र था। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का जो प्रमुख देवत्व है वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अग्नि। जी हाँ दोस्तों, जो ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता है वो अग्नि है। अब दोस्तों जो ऋग्वेद में है इनमें अग्नि देवता के 200 श्लोक है, और जो इंद्र देवता हैं उनके लिए 250 श्लोक है। तो वैसे तो इंद्र देवता मेन है, लेकिन वो यहाँ पर जो ऑप्शन में नहीं थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्नि। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित जो शब्द है सत्यमेव जयते, वो किससे लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मुंडकोपनिषद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। सत्य को बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों जो पुराणों की कुल संख्या है वो है 18। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। और जिसके रचयिता है दोस्तों वो लोह हाँ, लोम हर्ष और उनके पुत्र जो थे उग्र रीवा वो माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र रीवा इसके जो रचयिता है वो माने जाते हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, ऋग्वेद। जी दोस्तों, गायत्री मंत्र का जो सबसे पहले उल्लेख है वो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखनी है। और रचयिता किसने की थी? गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? तो वो थे विश्वामित्र। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, प्रकृति। ये जो थे दोस्तों ये प्रकृति की उपासना करते थे, और देवताओं के नाम भी इन्होंने प्रकृति के आधार पर रखे थे। यानी जो देवता जिस प्रकृति के कार्य से संबंधित था उस देवता का नाम उसी प्रकृति से रिलेटेड इन्होंने रखा था। तो इस राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रकृति। ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पशुपालन। जो ऋग्वैदिक काल के पूर्व आर्य थे उनका मुख्य जो कार्य था या व्यवसाय था वो पशुपालन था दोस्तों। और इसका जो उल्लेख है दोस्तों वो 24 बार यहाँ पर जिक्र हुआ है। ठीक है दोस्तों, बाद में 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जीवन के चरणों से ए। क्यों? जो कि 4 आश्रम हैं वो हमारे जीवन के चरणों से संबंधित होते हैं। इनमें इनकी जो उम्र होती है, पहले आश्रम की 0 से 25 वर्ष होती है, सेकंड वाले की 25 से 50 वर्ष होती है, थर्ड वाले की 50 से 75 माना जाता है, और जो फोर्थ वाला है वो 75 से 100 माना जाता है। 0 से 25 है दोस्तों ये ब्रह्मचर्य आश्रम बोला जाता है इसको, और 25 से 50 वाले को गृहस्थ आश्रम बोला जाता है, 50 से 75 वाले को वानप्रस्थ बोला जाता है, और जो 75 से 100 है दोस्तों उसको संन्यास आश्रम बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, संन्यास, वान, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, भाषा और व्याकरण। जो पाणिनि थे दोस्तों वो भाषा और व्याकरण के जो थे विद्यमान थे, और उन्होंने संस्कृत की एक पुस्तक थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। इस पुस्तक की रचना भी पाणिनि ने करी थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज कितने वर्गों में विभाजित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 4। आर्य वर्ग दोस्तों 4 वर्गों में विभाजित था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कौन कौन से थे? ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में, नई नॉलेज के साथ में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।